सभी विद्यार्थियों को श्रीकुंज श्रीदा, सभी को राधे राधे। अभी जो हम लोग विद्युत धारा का जो एक यूनिट पढ़ रहे थे, उसी में जो टॉपिक पढ़ रहे थे विद्युत चालन, उसी की कड़ी में आज हम लोग आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं। सबसे पहले कल हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में सब कुछ पढ़ चुके थे और आज हमें पढ़ना है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध में अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ध्यान से सुनो, प्रतिरोध में अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाती है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध में अगर किसी तार, देखो धातुओं की प्रतिरोधकता सबसे पहले समझो। किसी धात्विक तार का ताप बढ़ाने पर, अगर किसी धात्विक तार का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? हमेशा बढ़ जाता है। अगर कोई धातु का, जैसे एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया और चांदी हो गई, इनका अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इनका जो ताप होता है, जो इनका प्रतिरोध होता है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, वो भी बढ़ जाएगा। किसकी वजह से? रेजिस्टिविटी बढ़ने, इसका टेम्परेचर बढ़ने के लिए, ताप बढ़ाने के, सुनो, ताप के बढ़ने से तार का प्रतिरोध आर का मान बढ़ जाता है, अर्थात तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता था? रू, है ना, रो, तथा अथवा विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती थी? सिग्मा, याद आया? सिग्मा, सिग्मा रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में ताप के बढ़ने पर तार की विद्युत चालकता भी क्या होती है? कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, रेजिस्टिविटी अगर बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो जो कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्टेंस होगा, जो चालकता होगी, वो डिस्क्रीज हो जाएगी, है ना, कम हो जाएगी। आपने देखा होगा, जैसे शुरू में हम आपको एक बात बता दें, ठीक है, हमारी जब मम्मी और पापा की जब शादी हुई थी तो उसमें एक रेडियो मिला था, उसमें 3 सेल पड़ते थे बड़े बड़े, है ना। तो जब वो 3 सेल पड़ते थे, तो जब वो नया था, जब नाना ने हमारे नया वो रेडियो दिया था, तो उसमें क्या था कि तीनों जो सेल डाल दिए जाते थे नए, तो वो महीने 1.5 महीने चलता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें नए सेल तो डालते गए, खत्म हो गए सेल, तो उनको रिप्लेस करते गए, दोबारा फिर से नए सेल, तो उसकी जो अंदर उसके जो कंपोनेंट लगे थे उसमें क्या थी? धातु, उसमें उसका यूज करते थे। तो जब प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध धारा का विरोध करता है और उस धारा को पकड़ के टेम्परेचर में बदल देता है। जो प्रतिरोध होता है वो विद्युत धारा को रोककर टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है। तो अंदर के जो सारे कंपोनेंट हैं वो, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता था। टेम्परेचर बढ़ने से उनकी जो चालकता है वो कम हो जाएगी, प्रतिरोध बढ़ जाता था। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके जो नए सेल जो डालते थे हम लोग, वो धीरे धीरे उनका बैकअप कम होने लगा। जैसे मोबाइल लाओ तुम, ठीक है, मोबाइल में बैटरी नई, सब कुछ नया होता है। देखो एक बार कितने दिन तक, मतलब एक बार चार्ज करने के बाद में लगभग 2 दिन तक चलती है। और धीरे धीरे वही मोबाइल फोन अगर हम लोग यूज करते करते ज्यादा दिन तक यूज कर लेते हैं, तो उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ते रेजिस्टेंस उसका घटते बढ़ते धीरे धीरे बढ़ते ही चला जाता है। तो जो बैटरी होती है ना, उसका बैकअप कम हो जाता है, बैटरी की क्षमता भी कम हो जाती है। अगर नई बैटरी उसमें डलवा दो तो भी उसमें थोड़ा सा, जैसा पहले आया था मोबाइल फोन, उस तरीके से जो परफॉर्मेंस होगा वो घट जाएगा। आगे बात समझ में? तो कभी भी मोबाइल फोन को 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। इसके चलाने से क्या होगा, उसके अंदर के जो कंपोनेंट है, ठीक है, उनमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने के रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने के बाद जो कंडक्टिविटी होती है, उसकी जो चालकता होती है वो घट जाएगी, जिससे बैटरी जल्दी जल्दी खाने लगेगा मोबाइल फोन। आगे बात समझ में? लैपटॉप वगैरह, मोबाइल फोन वगैरह, टीवी वगैरह, टीवी पूरे दिन नहीं चलानी चाहिए, है ना, क्योंकि इसके अंदर के जो कंपोनेंट होंगे, वही बात बार बार तुम्हें बताना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो दूसरी बात है कि यदि 0 डिग्री टेम्परेचर पर तार का प्रतिरोध R0 हो, ध्यान सुनना, तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हो? RT हो, तो RT का जो मान होगा, तो RT इक्वल टू क्या होगा? R0 प्लस 1 प्लस अल्फा T। अल्फा क्या है? ये तुम्हारा नियतांक है, ये अल्फा है, ठीक है, जिसे तार का प्रतिरोध या ताप गुणांक कहते हैं अल्फा को। और अल्फा बराबर होता है क्या? RT माइनस R0 बटे R0 इंटू T, ठीक है ना। अब चलो आते हैं मिश्र धातुओं में
मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता। देखो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, मिश्र धातुएं क्या होती हैं, जो मिश्र धातुएं होती हैं उनमें क्या होता है कि वो एक मिश्र धातु में तमाम धातुओं का मिश्रण होता है, ठीक है। जैसे कि अपनी हो गई मैग्नीन, कांस्टेंटन और नाइक्रोम, ठीक है ना। तो मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता भी जो ताप बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। ताप अगर बढ़ाओगे तो इसकी भी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, और चालकता क्या होगी, घटेगी। प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होने के कारण ऐसा होता है। प्रतिरोध का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट वो निगेटिव होने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। और अब इसी प्रकार से अर्धचालकों की प्रतिरोधकता क्या होती है, अर्धचालक जानते हो? अच्छा अर्धचालक देखे हो तुम लोग, सेमीकंडक्टर, जिनकी चालकता चालक और अचालक के मध्य होती है उसे अर्धचालक कहते हैं, है ना। तो देखो तुमने मेमोरी कार्ड देखा है, मेमोरी कार्ड जो पहले लगाया जाता था, चिप जिसे बोलते हैं ना, वही तो है सेमीकंडक्टर। उसी की जो, हाँ उसी में जो पीछे नहीं वो सिलिकॉन, वो सिलिकॉन ही तो है, वो सेमीकंडक्टर है। आगे बात सुने, जर्मेनियम, सिलीनियम और कार्बन देखा है, कार्बन जो सेल के बीच में निकलता है वो कार्बन, या फिर जो सिलाई वाली मशीनें होती है उनमें मोटर में लगता है स्प्रिंग लगी होती है कार्बन, वो वाला कार्बन वो सेमीकंडक्टर होता है। आगे ना वो समझ में। तो सेमीकंडक्टर का एक काम होता है कि जो इसका जो ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और इसका ताप बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती है। ये समझो जरा उल्टा प्रक्रिया हो गई। टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती, जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, वो घट जाती है, समझे। और अगर वो घट गई तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी चालकता बढ़ गई। कभी तुम लोग एक मोबाइल फोन को काफी दिन तक चार्ज ना करो, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो ऑन नहीं होने लगेगा। और तुम वहां जाओगे दुकान पर, तो जब दुकान पे जाओगे तो वो पीछे की प्लेट खुलेगा मदरबोर्ड की, और उसके बाद में जो आईसी लगी होती है, जो वो आईसी का मतलब क्या होता है, जो चिप, इसमें जो आईसी, आईसी का मतलब होता है एकीकृत सर्किट। क्या होता है, एकीकृत सर्किट हिंदी बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। हाँ आईसी नहीं कहते हैं आईसी फूक गई, तो आईसी का मतलब ही होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना। अब जरा देखना, इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होते हैं, गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, पूरे जो सर्किट का मदरबोर्ड का पूरा कॉम्बिनेशन उसमें लगा के रखा जाता है। उसमें रेजिस्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है ना, और सब कुछ होता है उसी में। उसी आईसी का उपयोग करने से जितनी भी चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक की वो बहुत छोटी छोटी हो गई हैं। पहले क्या था, ट्रांजिस्टर वाला बाजा हुआ करता था, उसमें जो कैपेसिटर थे वो सब कुछ थे, वो काफी बड़े बड़े हो जाया करते थे। पहला जो कंप्यूटर था वो लगभग कितना, एक कमरे के बराबर था। हाँ, और फिर ये धीरे धीरे छोटे होते चले गए, पीसी नहीं आया, हाँ इतने बड़े बड़े हुआ करते थे, ठीक है। और जब से आईसी आई, आईसी में जब से अर्धचालक आया, अर्धचालक में इसका उपयोग किया गया, अर्धचालक में आईसी में अर्धचालक का उपयोग किया गया। आगे बात समझ में। तो तुम लोग देखते हो मोबाइल फोन को काफी दिन तक ना चार्ज करो, ना यूज करो, तो वो क्या होगा, उसका जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक। तो प्रतिरोध बढ़ जाने से उसमें क्या होता है कि पीछे वो लोग क्या करते हैं, पेट्रोल से इसे साफ किए, और साफ करने के बाद में वो हीटर से गर्म कर देते हैं पीछे की प्लेट, और लगा देते हैं, बैटरी ऑन हो जाता है। तुमसे कह देते हैं कि भैया 600 रुपए का खर्चा आया, आईसी फूक गई थी, हमने डाल दी है। पावर आईसी देखना, कहेंगे फूक गई है। अगर हम उन्हीं से पूछें कि आईसी का मतलब क्या है, पूरा फुल फॉर्म क्या है, अपने यहाँ नहीं वो दुकान लगा लेते हैं छोटी छोटी, उनसे पूछे आईसी का पिन नंबर क्या है, इसका ये नंबर क्या है, वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो तुम्हें बताएंगे कि आईसी फूक गई थी। ऐसा बेवकूफ बना लेते हैं कभी कभी, तो ठीक है, नहीं आईसी फूक जाती है तो उसको जब पीछे से हम लोग सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध बढ़ा हुआ होता है ना वो घट जाता है, और प्रतिरोध घट जाने से उसकी चालकता बढ़ जाती है, फटाक से वो ऑन हो जाता है। आ गई बात समझ में, आ गई। हाँ अभी ऐसे नहीं कि गैस में गर्म कर दिया, ऐसे नहीं, उसको पूरा खोल के पीछे की जो आईसी होती है मदरबोर्ड वो खोलना पड़ेगा, उसमें जो है पेट्रोल लगा के उसे थोड़ी सी सफाई कर दी। पेट्रोल लगाने से क्या होगी, नमी चली जाएगी, और नमी लगाने से इसके बाद में थोड़ी सी जो है टेम्परेचर दे दिया, उसमें गर्म नहीं, गर्म हवा डालते हैं उसमें, तो गर्म हवा से थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, बस
मोबाइल ऑन हो गया। आ गई बात समझ में? तो अब ये नोट हो गया। इसके बाद में है वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत शक्ति। तो देखो वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत शक्ति। अगला टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा। किसी वैद्युत परिपथ द्वारा एकांक समय में वैद्युत क्षमता का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। H इक्वल टू W अपान क्या? 4.2। ठीक है, 4.2। W का मान रखेंगे VIT, फिर दूसरा मान रखेंगे I²RT, फिर तीसरा रखेंगे V²RT अपान 4.28। ये मात्रक क्या होगा इसका? कैलोरी, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होगा बेटे? कैलोरी होगा, है ना। वैद्युत शक्ति, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या बोलते हैं बेटा? शक्ति बोलते हैं। P इक्वल टू W अपान T, या फिर इसे ये भी लिख सकते हैं P इक्वल टू VI या I²R इंटू V² अपान R। इस ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वाट। ये हाई स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? वाट। तो ये आप तो पढ़े होंगे ना, हाई स्कूल में पढ़े थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे किलोवाट घंटा। साफ कर देना इसको, किलोवाट घंटा। देखो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। देखो भैया क्या होता है, देखो जो मकानों में या कारखानों में जो बिजली की जो खपत होती है ना, उसको मेजर करने के लिए किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं। इसे BTU भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BTU भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोल सकते हैं इधर, ठीक है, या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोल सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर, जानते हो कितना होता है? 3.6 गुणे 10 की पावर 6, है ना, जूल। क्या होगा इसका मात्रक? जूल। अच्छा, यूनिटों की संख्या कैसे निकालते थे, याद है तुम लोगों को? यूनिटों, हाई स्कूल का टॉपिक है यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या क्या होती थी? वाट गुणे घंटे गुणे दिन, है ना, बटे 1000। ठीक है ना, याद आया? अब देखो एक टॉपिक पढ़ेंगे, कार्बन कलर कोड। ठीक है ना, कार्बन कलर कोड पढ़ेंगे। जो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं इनका कलर कोड पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड अब देखेंगे। तो कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड आपने देखा होगा। कार्बन जो है ना, सॉरी, कार्बन प्रतिरोध मतलब कि जो प्रतिरोध होता है उसका कुछ डिजाइन इस तरीके से होता है। ठीक है, ये, और बीच में इसमें पट्टियां बनी होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना, इस तरीके से पट्टियां बनी होती हैं। तो उसमें तुम्हें बताना होता है कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है। ठीक है ना, तो बेटा देखो पहली जो पट्टी, इसमें कलर ये अलग अलग कलर की होती है। जैसे कि ये जो पट्टी है, ये पहली वाली पट्टी है तुम्हारी, मान लो कि लाल कलर की है। ठीक है, दूसरी वाली पट्टी है, ये मान लो नारंगी कलर की है। किसकी है? नारंगी, है ना। जो तीसरी पट्टी है वो मान लो कि हरे कलर की है। किसकी है? हरा कलर है उसका। और जो चौथी पट्टी है उसकी मान लो कि वो सुनहरे कलर की है। उसका कलर कैसा है? सुनहरा। तो इस पट्टियों को देखकर अगर आपको ये सीट लर्न है, तो ये देखो बीटेक वगैरह में या ITI वगैरह में कभी भी एग्जाम जब आप दोगे कोई कंपटीशन का, ठीक है, उसमें ये पक्का पूछा जाना है एक क्वेश्चन। पॉलिटेक्निक वगैरह में, इंट्रेंस UPTU के एग्जाम में इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें
एक रेजिस्टेंस उसमें देगा, एक कार्बन प्रतिरोध है जिसमें पहली पट्टी लाल है, दूसरी नारंगी है। इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, इसमें कलर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला होगा ना, देखो इधर इसको कैसे करेंगे, हम तुम्हें ट्रिक बता दे रहे हैं। 4 कलर हैं, तो पहला जो होगा ये अंक होगा, पहला अंक होगा, दूसरा अंक होगा, ठीक है। जो तीसरा होगा वो ये वाले तीसरी गुणांक होगा, ये क्या होगा, गुणांक होगा। और ये जो चौथी पट्टी होगी ये इसकी सहनशीलता होगी, इसकी सहनशीलता होगी। तो देखो पहली पट्टी में लाल कितने रंग पर आएगा, 2। फिर तीसरी पट्टी की नारंगी कितने पर, 3 पर, इंटू लगाएंगे अब, ठीक, इंटू। फिर चौथी पट्टी कौन है, हरा कौन सा है, 5। तो 10 की पावर कितना आ गया, 10 की पावर 5 ओम। इस प्रतिरोध का मान इतना है, ठीक है। अब देखो जो सुनहरा है इसकी सहनशीलता है, सुनहरा कहाँ है, सहनशीलता प्लस माइनस कितनी है, 5%। ये इसकी सहनशीलता टॉलरेंट है इसकी। आ गई बात समझ में। तो ओम ये प्रतिरोध का मान है इतना, 23 गुणे 10 की पावर 5, ये इतना प्रतिरोध का मान है ये। जैसे 23 गुणे 10 की पावर 5 का मतलब 23 के पीछे कितने जीरो, 5, तो कितना आया, 23 लाख ओम है। आई ना बात समझ में। इस तरीके से इसको क्वेश्चन में दिया जाता है। कर पाएंगे, एक क्वेश्चन लिखो, अगर हम तुमको एक वो दे रहे हैं कलर कोड, तुमको बताना है उसका मान कितना है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे लिखो, नीला कॉमा लाल कॉमा लिखो बैंगनी और कॉमा कोई, बस इतने रंग है, तीसरा कोई रंग नहीं, चौथी पट्टी में कोई रंग नहीं है। 62 गुणे 10 की पावर कितना, 62 गुणे 10 की पावर कितना, प्लस का 7 ओम है ना, 7 ओम प्लस माइनस 20%। आ गई ना बात समझ में, आ गई। तो देखो नीला कितने पर है, 6 पर, ठीक है। लाल कितने पर है, 2 पर, तो ये 62 हो गया, इंटू तीसरा कौन कलर होगा, गुणांक वाला। ये पहले अपने एनसीईआरटी में था, अभी भी है एनसीईआरटी में, लेकिन कंपटीशन के तौर पे वो पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। और 5वां क्या होगा, इसकी टॉलरेंट होगी, सहनशीलता होगी। आ गई ना बात समझ में। देखो अगला जो प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे। जो प्रतिरोधों का संयोजन होगा बेटा वो कितने प्रकार से होगा, 2 प्रकार से होगा। नंबर 1 श्रेणी संयोजन, कौन सा, श्रेणी संयोजन, और दूसरा कौन सा है, समांतर संयोजन, ठीक है ना। तो श्रेणी संयोजन में क्या होता है, याद रखना, श्रेणी संयोजन में धारा समान रहती है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान। इसमें क्या रहेगी, धारा कैसी, समान। और इस समांतर संयोजन में क्या समान रहेगा, विभव समान रहेगा, ठीक है। तो श्रेणी संयोजन के लिए देखो जरा, एक अगर रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से 2 रेजिस्टेंस ले लें, इनको हम लोग श्रेणी क्रम में ऐड करें। अभी तुम लोग कैपेसिटर वाला ऐसे डेरिवेशन पढ़ के आए हो, याद आया। इसमें मान लेते हैं इसमें रेजिस्टेंस R1 है और इसमें R2 है, इसमें R3 है, ठीक है। तो बेटा ध्यान से सुनना, और यहां पर क्या लगा दिया गया, पोटेंशियल लगा दिया गया, विभव लगा दिया गया, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, यहां पर V। तो इसमें जो बहने वाली करंट इधर हायर पोटेंशियल से चलेगी, I बराबर, जितनी इसमें आई जाएगी, ठीक है ना, I, उतनी ही इसमें भी करंट जाएगी, उतनी भी इसमें भी करंट जाएगी, ठीक है। तीनों में सेम करंट जाएगी। और जो विभव होगा, ये जो विभव होगा वो यहाँ पर V1 होगा, वो V2 होगा, ये V3 होगा। आगे बात समझ में, विभव अलग अलग होगा। अगर इस विभव को
इन दोनों को अगर तीनों को जोड़ दें, पोटेंशियल को, विभव को जोड़ दें, तो क्या होगा कि बेटा, तो ये इसके बराबर होगा जो पूरा सोर्स लगा हुआ पोटेंशियल का, ठीक है। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। और चूंकि आप जानते हो, अभी कल हमने पढ़ाया था V इक्वल टू IR, ओम के नियम से, तो ये V1 की जगह पर क्या लिखेंगे, V1 की जगह पर इस सारा इसका पोर्शन लिखेंगे ना बेटा, क्या लिखेंगे, V इक्वल टू IR, तो I इंटू R1 प्लस R2 की जगह क्या आएगा, I इंटू R2 प्लस V3 की जगह पे क्या आएगा, इंटू R3, और V की जगह पर क्या लिखेंगे, IR लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब भैया देखो, अब इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, I कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, और इधर से IR, ये से कट गया, I से I, तो R बराबर क्या बचा, I बराबर R1 प्लस, देखा कितनी होशियार है सब, हाँ पढ़ी हो ना, अच्छा देखो, R इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो जरा समांतर क्रम में अगर इन्हीं को जोड़ दें इसे हम करके, ठीक है ना, देखो इधर एक ये रेजिस्टेंस और एक ये रेजिस्टेंस, इन तीनों को क्या करें, एक समांतर क्रम में जोड़ दें। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो R1, ये R2 और ये क्या रहेगा R3। बेटा इनको अगर एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दें, ठीक है, क्या आएगा, प्लस और ये माइनस, यहाँ पे क्या आएगा पोटेंशियल V, करंट यहाँ पे क्या चलेगी I। अब देखो यहाँ पर जो करंट जाएगी यहाँ से, देखो बट रही करंट, यहाँ तक I आ गई। अब यहाँ से क्या होगी, I1 हो जाएगा, और यहाँ पर I2, यहाँ पर क्या हो जाएगी I3, बट गई ना। और जो विभव होगा वो सेम रहेगा, सभी में विभव क्या रहेगा, सेम। तो हम लोग जो ये करंट है ना, इस करंट को इन तीनों को ऐड करें तो I के बराबर होगी। देखो I बराबर क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बेटा आप जानते हो V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R। तो यहाँ पर I की जगह पर क्या लिखेंगे, V अपान R बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1 की जगह पर, I1 करंट इसमें गई है, तो क्या लिखेंगे, V अपान R1 प्लस V अपान R3। इससे V कॉमन ले लेंगे उससे, है ना, तो V अपान R बराबर, V कॉमन ले लिया भैया, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ठीक है। ये से ये खत्म, क्या बच्चा बताओ, 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। आ गई ना बात समझ में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, अब ये जो टॉपिक है विद्युत चालन, ये अपना पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। फिर मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर लगाते रहो इस पे। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ, जो किरचॉफ का नियम है हर साल परीक्षा में आता है, ठीक है ना। तो सभी को राधे राधे।